जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। खान साहब ने आज बीबीसी को इंटरव्यू दिया है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आपके साथ शेयर करूंगा। खान साहब आप पार्टी को आगे किस तरह चलाएंगे, उनके जहन में क्या खाका है, इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ मजीद चीजें हैं नए कानून के हवाले से जिसका आज सुप्रीम कोर्ट में जिक्र हुआ, उस पर भी रोशनी डालेंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में गुफ्तगू की जाए। अच्छा, पहली चीज जो है, खान साहब ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बड़ा ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है और बीबीसी ने इसको रिपोर्ट भी किया। और इस इंटरव्यू के अंदर खान साहब ने उनको बताया कि जनाब मैं अब अपनी पार्टी को आगे किस तरह लेके जाऊंगा, उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। लेकिन एक चीज जो शुरू में बीबीसी ने रिपोर्ट की है अपनी वेबसाइट के ऊपर, बिल्कुल पहले पैराग्राफ में ही आप कह सकते हैं उन्होंने लिखा है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो कैरोलाइन डेविस को इंटरव्यू दिया है उसके अंदर वो रिपोर्ट ये कर रही है कि उन्होंने खान साहब से पूछा कि जनाब बड़े मुश्किलात का आपको सामना है, ये हो गया वो हो गया, तो खान साहब का जवाब क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बीबीसी ने कोर्ट में इन जो उसमें कोटेशन की है उसको कोट किया है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इंग्लिश में, फिर उसका तर्जमा भी बताता हूं। बीबीसी लिखता है, यू थिंक, कोर्ट्स के अंदर, कि ये इमरान खान कह रहे हैं, यू थिंक इट इज ए बिग क्राइसिस फॉर मी, आई डोंट, ही टेल्स मी। तो वो रिपोर्टर ये बताती हैं कि खान साहब ने मुझे कहा कि जब मैंने सारी बातों का जिक्र किया कि आपके ये हो गया वो हो गया, आप पे केसेस हो गए, तो खान साहब ने आगे मुझे कहा कि आप ये समझती हैं कि ये कोई बहुत बड़ा मसला है, क्राइसिस है, मैं नहीं समझता। और मैं जनाब इस सारे हालात में भी पार्टी को आगे लेके चलूंगा। और फिर इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बताया, इसलिए कि रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आपके साथी गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या आप तनाई का शिकार हो गए हैं, आइसोलेशन का शिकार हो गए हैं, लोग आपको छोड़ के चले गए। तो इमरान खान ने कहा कि जब तक पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ खड़ी है तो मैं नहीं समझता कि मैं आइसोलेशन का शिकार हूं। अभी भी पाकिस्तान की अवाम मेरे साथ है और जहां तक पार्टी को आगे लेके जाने का ताल्लुक है, मैं नौजवानों को हर उस ओहदे पे लगाऊंगा जहां पे लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई जनरल सेक्रेटरी या कोई और इंपॉर्टेंट ओहदे पे हमारे जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, वहां पे मैं नौजवान क़यादत को लेके आऊंगा। लेकिन अभी तक मैं उनके नाम का अनाउंस इसलिए नहीं कर रहा कि जो ही मैं कहूंगा ये ना हो कि उनको भी पकड़ लिया जाए, लेकिन पार्टी को मैं आगे इस तरह लेके जाऊंगा। तो खान साहब के जहन में ये खाका है कि जो अब जो नौजवान हैं जो पार्टी के साथ खड़े हैं, उनकी जो लीडरशिप है उसको आगे लाया जाए। बाकी इस इंटरव्यू के अंदर बहुत सारी दीगर बातें भी हुई। पूछा गया खान साहब से कि आप किस तरह मामला चलाएंगे, उन्होंने कहा कि मैं बातचीत ऑफर कर रहा हूं, मैं समझना चाहता हूं कि वो उनके जहन में क्या है, मेरे जहन में क्या है, और अगर वो मुझे कन्विंस कर दें कि जनाब मेरी वजह से, मेरे जाने से पाकिस्तान की बेहतरी होती है, तो मैं सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन उनको बैठ के मुझे कन्विंस करना पड़ेगा, मुझे एक तरह से कायल करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा आज खान साहब ने एक ट्वीट भी की, उसके अंदर भी खान साहब ने लिखा, हुकूमत के ऊपर तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो इनकी आमराना सोच है हुकूमत की, ये खान साहब ने लिखा, जो इनकी फस्तायत है वो जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर को भी पीछे छोड़ गए। इनकी तमाम तर तवज्जो जो है मेरी पार्टी तोड़ने पे है, लेकिन दूसरी तरफ डॉलर किधर चला गया, इकोनॉमी की क्या हालत है, वो सब के सामने है। लेकिन इनकी तवज्जो यही है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। अच्छा, आज एक कानून का जिक्र भी हुआ जनाब अदालत के अंदर, और उसमें अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया चीफ जस्टिस साहब को कि जनाब एक नया कानून पास हो गया, लिहाजा हमें बेंच पे एतराज है। अब वो जो कानून है उसके हवाले से लोग कह रहे हैं कि जी ये मियाँ साहब की तायात नाअहली जो है उसको ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जहांगीर तरीन साहब का नाम भी आ रहा है और दीगर इस हवाले से कॉमेंट्स हो रहे हैं। कोई ये भी कह रहे हैं आइनी माहिरीन के जनाब इस तरह कानून में तब्दीली नहीं हो सकती थी, इसके लिए तो 2/3 अक्सरियत चाहिए, सिंपल एक अमेंडमेंट करके ये कानून इस तरह का नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन ये जो कानून बनाया गया, इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट पहलू है, जो इंतखाबात के हवाले से केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, वो अभी तक स्टैंडिंग है और इस हुकूमत के ऊपर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है। इस कानून के तहत अब जो है उसके ऊपर अपील हो सकती है। वो नजरसानी की अपील नहीं होगी, वो बाकायदा पूरी रिव्यू नहीं होगा, सिर्फ ये बाकायदा पूरी अपील होगी, लार्जर बेंच उसको सुनेगा, नए शवाहिद उसमें रखे जा सकते हैं। तो उस कानून को बनाने का एक बड़ा मकसद ये भी है कि वो जो तौहीन अदालत का मसला है उससे ये हुकूमत अपने आप को बचाना चाहती है। बाकी इसमें अगर तायात नाअहली का मसला टैकल होता है, दीगर मसाइल टैकल होते हैं तो वो भी हो सकता है। लेकिन ये जो अदालत का फैसला है जो इस वक्त जिसे आप कह सकते हैं, तो ये जो इन फील्ड फैसला है ये हुकूमत के लिए दर्द सर है और इसी को टैकल करने के लिए कानून में इस तरीके से तब्दीली की गई है। और अब जो कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल करते हुए हुकूमत अपील करेगी जो फैसला आया था और उसमें लार्जर बेंच की बात होगी और फिर वो जो लार्जर बेंच है वो इसको सुनेगा। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तैयब उर्दगान साहब के इमरान खान साहब ने भी मुबारक दी टैग करके, दीगर जो हमारे लीडरान है, नवाज शरीफ साहब ने, मरियम बीबी ने, वो सब तैयब उर्दगान साहब को मुबारकबाद दे रहे हैं
طیب اردگان صاحب کے حوالے سے میں BBC میں بھی آج پڑھ رہا تھا, بڑا آرٹیکل تھا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ وہ جناب بریڈ بیچتے تھے, نیمبو پانی بیچتے تھے, اور پتہ نہیں بڑے انہوں نے نیچے سے پولیٹیکل سفر طے کیا. پر یہ بہترین مثال ہے جمہوریت کی. تو یہ سارے لوگ جو مبارک دے رہے ہیں طیب اردگان صاحب کو پاکستان سے, لیکن پاکستان کے اندر الیکشنز کروانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں پہ تو زلزلہ بھی آیا, سب کچھ ہوا, لیکن الیکشنز ٹائم پہ ہوئے. الیکشنز سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم الیکشن سے بھاگیں گے, آلدو کہ سروے رپورٹ یہ کہہ رہے تھے کہ طیب اردگان کو شکست ہو سکتی ہے, اور ان کو یہ مشورے دیے گئے کہ جناب ابھی اتنے بڑے پیمانے پہ تباہی آئی ہے تو تھوڑا سا روک دیں, لوگوں کو تھوڑا ریلیف دیں. جو ارتھ کوئک سے لوگ متاثر ہوئے ہیں تو شاید اس سے کوئی ویو بن جائے, یہ اور وہ اس طرح میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ شاید روک دیا جائے, اردگان کو خدشہ ہے کہ وہ ہار جائے گا. لیکن اردگان نے پھر بھی الیکشنز کروائے اور وہ جیت گئے. یہ پاکستانی حکمرانوں کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے کہ ان کو بھی الیکشنز کروانے چاہیے اور ٹائم پہ کروانے چاہیے. اچھا, ایک اور چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اس بڑی بحث ہو رہی ہے. سیاست.pk نے بھی اس کو رپورٹ کیا. شاہد افریدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں ملک کو اکیلا لے کر چلوں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے. اس کے اوپر سوشل میڈیا میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاہد افریدی نے عمران خان کے اوپر تنقید کی, عمران خان کو ٹارگٹ کیا, ان کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا. یہ ہر موقع پہ عمران خان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بحث چل رہی ہے. خان صاحب کے سپورٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے لکھ رہے ہیں, اور ماضی میں آپ کو پتا ہے وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں شاہد افریدی صاحب کے جی شہباز شریف صاحب بہترین ایڈمنسٹریٹر ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس وقت جو ملک کی اکانومی کی ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے اور جو ساری ایڈمنسٹریشن ہوئی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن اینی وے یہ اس چیز کے اوپر ان پہ تنقید ہو رہی ہے, اور یہ خبر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سیاست.pk کی یہ خبر ہے, انہوں نے کوٹ میں لکھا ہے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہی اس ملک کو لے کر چلوں گا تو یہ اس کی بھول ہے. ٹھیک ہے, اور پھر آگے جا کے انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا, آزادی کا ذکر بھی کیا, لیکن آگے وہ یہ لکھتے ہیں سیاست.pk والے شاہد افریدی کی نام لیے بغیر عمران خان پر تنقید. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خان صاحب کے اوپر انہوں نے تنقید کی اور اس کے اوپر اب عوامی رد عمل بھی آ رہا ہے. لیکن ہر کسی کی رائے ہے, ہر کوئی اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے, سب نے مل کر ہی پاکستان کو چلانا ہے. پر اینی وے یہ جناب اس وقت کی خبریں ہیں, یہ کچھ چل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے مزید کس طرف جاتی ہیں. جو بھی مزید اس حوالے سے تفصیلات ہوں گی میری کوشش ہوگی کہ آپ سے شیئر کی جائیں. جو اسپیشلی جو نئی پارٹی بن رہی ہے جس کو کنگز پارٹی بھی کہا جا رہا ہے, کون کون لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں, کس کس لوگ بندے سے رابطہ ہو رہا ہے. چودھری سرور صاحب بھی کافی عرصے سے کافی متحرک ہیں, وہ لوگوں سے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ وہ بھی لوگوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں, اور ایک کوئی نئی پارٹی بن جائے گی جناب مسلم لیگ یا کوئی ایسی پارٹی. ابھی دیکھتے ہیں وہ بنتی ہے یا نہیں بنتی, کس طرف چیزیں جاتی ہیں. اینڈ آف دا ڈے پارٹی جو بھی بنے, ووٹ تو عوام نہیں دینا ہے, عوام کے پاس جانا پڑے گا. اب جب الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا کہ کون آئسولیٹڈ ہے, کس کے ساتھ عوام کھڑی ہے اور کس کے ساتھ عوام نہیں کھڑی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.